चलो पे अटेंशन, फटाफट आ जाओ। चैप्टर नंबर 4, जरा फटाफट फटाफट। चैप्टर नंबर 4, बिजनेस सर्विसेज। हाँ हाँ बेटा, हाँ। फटाफट, बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, चलो पे अटेंशन माय डियर, पे अटेंशन। एकदम खुफिया जगह पे छुपा के रखते हैं। मिल गया? नाउ पे अटेंशन, बिजनेस सर्विसेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओसी का सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला ये चैप्टर है, और ये चैप्टर नंबर 4 और बाकी के चैप्टर से कंपैरिजन करोगे तो ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। दैट इज 35 मार्क का वेटेज है सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर को। बट इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कम से कम बाकी के चैप्टर्स जो है ना, वो अगर अच्छे से नहीं किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सब्जेक्ट, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। जो 35 मार्क्स का आपका चैप्टर होने वाला है, इसके अंदर आपको बैंकिंग कवर करना है, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, कम्युनिकेशन। सो आपको यहाँ पे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को कवर करोगे तब जाके आपका बिजनेस सर्विसेज कंप्लीट होगा। इसलिए बिजनेस सर्विसेज के 2 पार्ट होने वाले हैं। पहला पार्ट में हम लोग कुछ पार्ट सर्विसेज कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग सेकंड पार्ट के सर्विसेज को कवर करेंगे। डिफिकल्टी है, ठीक है। अब नेक्स्ट, सबसे पहले व्हाट इज बिजनेस सर्विसेज। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस करने का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट एक्टिविटी को एक्टिवेट करना। यानी जो बंदा प्रॉफिट करना चाहता है वो बिजनेस करेगा। और लेकिन बिजनेस एग्जैक्टली होता क्या है? बिजनेस जो होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मैं बिजनेस की टर्मोलॉजी को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूंगा तो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी concerned with production and distribution of goods and services with an intention to earn profit। यानी बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। क्या कमाना है अपने को? प्रॉफिट कमाना है। समझा? क्या कमाने के मकसद से हम काम करते हैं? प्रॉफिट कमाने के मकसद से। लेकिन बिजनेस कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज से चलता है? यस सर।
लेकिन उसको चलाने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज का सहारा लेना पड़ेगा। कौन सी सर्विसेज? वो सर्विसेज आपको यहाँ पर ध्यान देना है। बिजनेस के अंदर हमने पढ़ा प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे इंडस्ट्री क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। इंडस्ट्री का काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद करो ओसी का वो पहला चैप्टर जो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, उसके अंदर आपने पढ़ा था कि बिजनेस इज कंसर्न विद द टू एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस इन कॉमर्स। कॉमर्स में दो हिस्सा होता है, ट्रेड एंड इट्स टू ट्रेड। इट्स टू ट्रेड के अंदर ऑक्सिलरी टू ट्रेड आता है, जिसके अंदर आपकी सारी एक्टिविटीज आपको कंसर्न करनी पड़ती है। तो जो ये जितनी भी सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, वो सभी के सभी सर्विसेज आपके बिजनेस को सपोर्ट करती है। अगर ये सर्विसेज ही नहीं होगी तो आपके बिजनेस एक्टिविटी चलने वाली नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक स्टूडेंट है जो बिजनेस सर्विसेज नाम का एक चैप्टर पढ़ना चाहता है, अब उसने सब ढूंढ लिया, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको बिजनेस सर्विसेज चैप्टर प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया। गलती से उसको एक नोटिफिकेशन आया, उसने बिजनेस सर्विसेज का मेरा लेक्चर देखा, उसको कुछ पार्ट समझ में आया। अब वो बंदा चाहता है कि वो चैप्टर मैं उसको पढ़ाऊं, पर्सनल में पढ़ाऊं, तो उसके लिए वो मुझे क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा। सो कम्युनिकेशन कैसे करेगा? ऑन फोन भी कर सकता है, टेलीफोन के जरिए भी कर सकता है, मोबाइल के जरिए भी कर सकता है, ईमेल के जरिए भी करता है। तो वो क्या हो गया? एक तरीके का कम्युनिकेशन होगा। क्या हो गया? कम्युनिकेशन। तो अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो यू कैन नॉट इग्नोर द वैल्यू ऑफ सर्विसेज। आप सर्विसेज को इग्नोर नहीं कर सकते। आप कितना भी रहने दो, वही बोलेगा नहीं मेरा धंधा अकेला बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे को किसी सर्विस की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। आपको सर्विसेज को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट इग्नोर द सर्विसेज बिकॉज सर्विस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तुम लोग बोले सर सर्विस नहीं जरूरी है, मेरे तो एक जगह पे जाता हूँ, वड़ा पाव खाता हूँ, बस आ जाता हूं। मेरे लिए सर्विस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुड्स। क्या इंपॉर्टेंट है? गुड्स। मैं बोला वेरी गुड। अब उस दुकान पे तू नॉर्मल टाइम पे जा रहा है जहां पे तेरे को खाली जगह मिल रहा है, तो खाली जगह पे गया, पैसा दिया, वड़ा पाव खाया, खत्म हो गया, आ गया तू। अब तो पीक टाइम पे जा, जब शाम का टाइम है, जब ऑफिस से छूटता है, कॉलेज छूटता है, स्कूल छूटता है, वो टाइम पे जब तू जाएगा, वहां पे तू मामा मामा करते रह जाएगा, तेरे को वड़ा पाव मिलने वाला नहीं है। तब तू रियलाइज करेगा कि ये दुकान का प्रोडक्ट कितना अच्छा है, लेकिन इसकी सर्विस क्या है? खराब है। आप होटल में जाते हो, होटल में जाने के बाद वहां पे खाना खाने के लिए जाते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में रह जाता है इसकी सर्विस कैसी है। सर्विस मतलब आपने ऑर्डर अब दिया और वो आपके टेबल तक कितने समय में आ रहा है। अब वेट करो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा होगा, 1 घंटा, टेबल में खाना ही नहीं आ रहा है। ऑर्डर देके तो टाइम हो गया। इसका मतलब वहां पे प्रोडक्ट से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? सर्विस। सो प्रोडक्ट और सर्विस दोनों साथ में चलेगा तो आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ने वाली है। ठीक है। बोले बहुत डिमांड है, किसी प्रोडक्ट का डिमांड बहुत होता है। आपने देखा होगा कोई के होटल रहता है जिसके बाहर है ना लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं खाना खाने के लिए। हाँ, खाना खाने के लिए लगे रहते हैं 1.5 घंटा। लास्ट वीक में मेरे साथ हुआ। मेरा दोस्त भाई कॉल किया कि भाई आज चाहते मच्छी खा के आते, बोले चलो। अभी मैं नया नया मच्छी लवर हूं ना, तो अभी थोड़ा सा तो चलो एक्सप्लोर करते। गए बैंड्रा ईस्ट में, तो बैंड्रा ईस्ट में गए, कलानगर। भाई साहब 10:15 बजे गए, 11:30 बजे नंबर आया। मैं बोला जाता हूँ, खाता हूँ, निकल आता हूँ बस। मैं बोला कुछ भी हो जाए, कितनी भी भूख लगेगी, यहाँ पे वापस नहीं आने का। भले फूड कितना औसम था, बट सर्विस मार खा गया। ठीक है। उसकी जगह पे आप थोड़ा सा प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज करना पसंद करोगे, लेकिन आप सर्विस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि सर्विस एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी गुड्स को बढ़ाने के लिए। समझा? किसी भी सर्विस, किसी भी प्रोडक्ट को नए लेवल तक ले जाने के लिए क्या मदद करता है? सर्विस। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सर्विस माय डियर? व्हाट आर द
फीचर्स ऑफ सर्विस। सबसे पहला दिया है पैरिशेबिलिटी। आप सर्विसेज को क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो क्या बेटा? नहीं। पैरिशेबिलिटी मतलब आज लेक्चर लिया कल खत्म। फिजिकली आज मैं प्रेजेंट हूं, आज आप सामने बैठे हो, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, आप यहां लेक्चर एंजॉय करो, दैट सेट, ये पैरिशेबिलिटी है। नहीं सर आपका लेक्चर तो ऐप और यूट्यूब दोनों पे आता है, वेरी गुड। लेकिन तुम बोले सर सेम एंथुसियाज्म के साथ वापस से वही टॉपिक पढ़ाओ सेम एक्टिंग के साथ, तो नहीं पॉसिबल है। पैरिशेबिलिटी, कुछ चीजें आप क्या, सर्विसेज पैरिशेबल नेचर का होता है, आप उस सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते। ऑफलाइन की फीलिंग को ऑनलाइन के साथ आप फील कर सकते नहीं है। अभी मैंने, तुम पैसा काहे के लिए भरते भाई? ऑफलाइन के लिए भरते, तुमको ऑनलाइन ऑप्शन में दिया जाता है। अब बाकी जो बच्चे, घर में बैठता हूं, आज वैसे भी 22 तारीख है, घर में बैठ के मस्त आज तक पे देखूंगा पूरा लाइव प्रसारण, ठीक है, एग्जाम तो आते रहेगा, पढ़ाई तो अपने को करने का, अपन कर लेंगे। एक टाइम था, आपने वो टाइम दिया, अच्छी बात है, आगे भी देना चाहिए, सबको राइट है, लेकिन भाई पढ़ाई को कब समय देगा? टीवी के सामने 8 घंटा आपने स्पेंड किया, 8 घंटा किताब के सामने भी कभी कर ले। हफ्ते में 8 घंटा नहीं करता वो, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, पूरे हफ्ते का अगर ऑन एन एवरेज, जैसे तुमने कभी देखा होगा डिजिटल वेलबींग करके एक ऑप्शन होता है हमारे मोबाइल में, वो हर हफ्ते में ना एक नोटिफिकेशन भेजता है, इस हफ्ते में आपने इतना घंटा मोबाइल देखा। कभी ऐसा किताब बोले तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 2 हफ्ते बाद उसी की टेक्स्ट बुक खोली। बोले यार 2 हफ्ता हो गया, उसी का टेक्स्ट बुक 2 हफ्ते बाद खोला। इकोनॉमिक्स, जैसे आपने इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक खोला, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक पहली बार खोली है। ऐसा होना चाहिए, लाइव बुक होनी चाहिए हमारे लाइफ में। अकाउंट्स, बोला तू कुछ भी कर ले, रोज खोल ले, कुछ नहीं होना तेरे से। होगा ऐसा होता है कि नहीं? बोलता क्योंकि तू सिर्फ खोलता है, तेरा जो वॉच टाइम है ना, वो तेरे सम से मैच नहीं होता है। फाइनल अकाउंट बोलता है, फाइनल अकाउंट का चैप्टर का पहला पेज खोला, पढ़ना चलेगा, फाइनल अकाउंट का टॉपिक ऐसे निकल के बोलना चाहिए, तेरे से नहीं होगा। मैं नॉर्मल बच्चे से आधे घंटे में, तू 20 मिनट में ही बंद कर देता है, तेरे से कुछ नहीं होगा। और भी 20 मिनट तो सिर्फ देखता है, कभी टिकमक तो किया नहीं मेरे को। ऐसा अगर ये चैप्टर अपने से बात करें तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। हाँ कितना मतलब कितना अलग वाला फीलिंग आएगा। और हिंदी मराठी इंग्लिश, हिंदी का बुक खोला, ए तू जा रे, हाँ तू जा रे, तू जा यहाँ से, तू देखी मत मेरे को। फिर इंग्लिश बोलेगा, मैं तो तेरे को समझा था, तू तो देव मानुस निकला, है ना? ऐसा होगा। देख तो लिया मेरे को, कम से कम मेरे को लगा तो एग्जाम के दिन तो खोल के देखेगा मेरे को। हाँ, और नॉवेल, जैसे आपने नॉवेल से बोला आज 16 वाक का नॉवेल करके उठेगा, नॉवेल का पेज का नॉवेल वाले उठा के बोलेगा, आ गया तू मेरे मौत का तमाशा देखने। तुझे पता था जब मैं इतना इंपॉर्टेंट है तो तू गायब कितने दिन तक गायब था, तू मुझे इग्नोर कर नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाइए, हो नहीं सकता, मैं तुझे भूलने नहीं दूंगा, ये नॉवेल बोलेगा। अभी ये सब क्या है, ये जो चीजें है, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स है, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही सर्विसेज भी क्या है सर, इनटेंजिबल है। अरे सर्विसेज क्या है बेटा, इनटेंजिबल। आप सर्विसेज को देख सकते हो क्या? नहीं। आप सर्विसेज को टच कर सकते हो क्या? नहीं। आप सर्विसेज के साथ को फील कर सकते हो, क्या कर सकते हो? फील। अब नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि नॉर्मली सारे के सारे कॉमर्स वाले क्या कर रहे पता है, 12वीं का एग्जाम हो गया, प्रीलिम्स हो गया, चलो जाओ घर पे सेल्फ स्टडी करो, खत्म, है ना? ऐसा मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बुलाते हैं 5,000 रुपए देके, वो आता है मोटिवेट करता है, 12th स्टैंडर्ड पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन देते हैं, भाई तुम ऐसा करो वैसा करो, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, ठीक है, कल से तुम सेल्फ स्टडी करो, देखो तुम्हारा सब कुछ होगा। बच्चा मोटिवेट होता है, घर पे बैठ जाता है, बोलता है सेल्फ स्टडी करता है। अरे जो टाइम पे बच्चे के साथ हर टीचर को खड़ा होना चाहिए, वो टाइम पे अपने बच्चे को बोला सेल्फ स्टडी करो, और अपना बच्चा बहुत स्मार्ट रहता है,
वो सेल्फ स्टडी नहीं करता है, वो ग्रुप स्टडी करता है, समझा? ग्रुप स्टडी। शर्मा जी की लड़की बोली मैं जा रही हूँ वर्मा जी की लड़की के साथ घर में पढ़ने के लिए। वर्मा जी की लड़की ने कहा मैं शर्मा जी की लड़की के साथ जा रही हूँ घर में पढ़ने के लिए, दोनों अपने घर पे नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मतलब कैसा, आपने सेल्फ स्टडी बोला है, बच्चा यार सेल्फ तो छोड़ो ग्रुप स्टडी भी करने को रेडी नहीं है। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर 100 ग्रुप को अगर एनालाइज किया जाए, 100 ग्रुप्स ऑफ स्टडी को एनालाइज किया जाए, 95% ग्रुप स्टडी फेलियर है। किसी 5% ऐसा कोई ग्रुप होगा, 5 ऐसा कोई ग्रुप होगा उस 100 में से जिसके अंदर एक लीडर होगा जो बाकी सबको मैनेज करता होगा, तो ही वो ग्रुप स्टडी सक्सेसफुल है। 95 ग्रुप स्टडी में सिर्फ और सिर्फ बकवास होती है, बकैती होती है, और कुछ नहीं होता है। हमेशा लास्ट के 3 दिन में कभी भी ग्रुप स्टडी नहीं करने का, कभी भी नहीं। हमेशा याद रखना, ग्रुप स्टडी से मेरा हो जाएगा बेटा, तेरा नहीं, सबका हो जाएगा, लेकिन तेरा नहीं हो पाएगा। ऊपर से हम कॉमर्स वाले ग्रुप में मिनी चीट बनाते हैं, एक पेज में पूरा टेक्स्ट बुक भरना चाहते हैं, उसमें से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। फिर आ जाए नेक्स्ट, सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब आप सर्विसेज को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। डॉक्टर की सर्विस, डॉक्टर के मरने के बाद उसके बेटे को ट्रांसफर हो सकती है क्या? नहीं। टीचर का बेटा टीचर बनेगा, गई गारंटी? टीचर के बेटे को टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशन लेना होगा, डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन लेना होगा, बिजनेसमैन के बेटे को बिजनेसमैन बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत। समझ में आ रहा है? बिजनेस टेक ओवर हो सकता है, सर्विसेज टेक ओवर नहीं हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल क्वालिफिकेशन अचीव करनी पड़ेगी, इसलिए सर्विसेज आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अरे मेरा पार्टिसिपेशन भी जरूरत है, आपका पार्टिसिपेशन भी जरूरत है ना? दोनों की रिक्वायरमेंट है। मैं यहां पर बैठूंगा, देना, डिस्टर्ब करने का जरूरत ही नहीं है। हाँ तो हाँ, ना तो ना। नया नहीं आया, उसको इतनी बार बोलेगा तो भी समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, सेलर इज अवेलेबल, बायर भी अवेलेबल है, सेलर भी अवेलेबल है, बायर भी अवेलेबल है, ठीक है, दोनों चीजें अपने पास अवेलेबल है। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन मतलब अगर मैं पढ़ाने के लिए खड़ा हूं तो कोई तो रहना चाहिए पढ़ने के लिए, तो वहां पर इंपॉर्टेंट है। अरे मैंने यहाँ ऐप में पढ़ा रहा हूं, क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, समथिंग इज देयर, समवन इज देयर टू वॉच मी, मेरा जिंदगी क्या है? सफल है। सर्विसेज में वही होता है, कस्टमर के साथ साथ सेलर का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरत है, तो यहां पे कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इनसेपरेबिलिटी, आप सर्विसेज को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा मैं क्लासरूम में लेक्चर लूंगा, उसका टोटल फीस आपका इतना होगा, नहीं सर एक काम करो, आप लोग डाइजेस्ट वाइजेस्ट देते ना वो हटा दो, भाई वो पॉसिबल ही नहीं है, because it's a part and parcel of the goods या services which I am going to deliver। मैं जो चीजें पढ़ाने वाला हूं, अभी ये नोट्स है, वो नोट्स मैं आपको दूंगा, नहीं सर मेरे को नोट्स नहीं चाहिए, पैसा बचाने का मेरे को, बचा तो मेरे को क्या, सम जो सर्विसेज होती है अब उसको अलग नहीं कर सकते। मैकडी में जाने के बाद, लाइन लगाने के बाद, खुद का पैसा देने के बाद टेबल पे बैठना अपने को पड़ता है। अपने इंडियन होटल में ऐसा होता है क्या? देखो, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूएस होटल एंड इंडियन होटल? इंडियन होटल वाला आपको अतिथि देवो भव मानता है, आते हो आप, कस्टमर बैठता है, उसको आपको बैठाता है, आपका टेबल साफ करता है, आपको पानी लाकर देता है, 2 मिनट के बाद आता है, सर आपका ऑर्डर दो, ऑर्डर आप देते हो, ऑर्डर उसका जो आपके ऑर्डर को फुलफिल करता है, आपके
पूरा आपके सामने सारा प्लेट सब साफ करके लेकर आता है, आपको बकायदा एक बिल देता है, सॉफ्ट देता है, खाते हो, बिल देते हो और चले जाते हो। वो आपको भगवान समझता है। अमेरिकन होटल बोलता लाइन खुद लगाने का, ऑर्डर खुद देने का, पैसा भी इधर देने का काउंटर पे और जाके बैठने का। मैं तेरा नाम बुलाएगा तब तू आने का, ऑर्डर लेने का और जाने का। खाना खाया वहां उधर ही प्लेट रखने का, निकल जाने का, हम लोग देख लेंगे। कस्टमर उधर इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है, बट उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है अलग। इंडियन होटल के लिए कस्टमर भगवान है, अमेरिकन होटल्स के लिए कस्टमर भगवान से ज्यादा वो प्रोडक्ट है। पैसा आना चाहिए, पहले पैसा दो बाद में ऑर्डर लो। अपना इंडियन होटल वाला पहले खाना दो बाद में पैसा लो, देयर इज अ डिफरेंस। तो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट के से ज्यादा किसको वैल्यू दी जाती है? सर्विसेज को। बात समझ में आ रही है? तो आप सर्विसेज को प्रोडक्ट से अलग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? यस। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इनकंसिस्टेंसी। सर्विस आपको हमेशा एक जैसी मिलेगी ये जरूरी, और सर्विसेज सबको पसंद आएगी ये भी जरूरी नहीं है। हेट्रोजीनियस का है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्विस टेकर। जो सर्विस ले रहा है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड है। मैं पढ़ा रहा हूं, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा। किसी के लिए मैं देव मानुस, किसी के लिए डैश मानुस। सिंपल सी बात है। जिसको मैं घर से उठा के लेके आया पढ़ाने के लिए उसके लिए तो डैश मानुस, और जो मेरे को सामने एडमायर करके आ रहा है उसके लिए देव मानुस। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या? हर बच्चा पास होना चाहिए, लेकिन लोगों की इंटेंसिटी क्या है अलग। जो रोज क्लासरूम में आता है वो बोलता है मैं आज कुछ पढ़ के जाऊंगा, और जो घर पे बैठता है वो बोलता है क्या जाऊंगा पढ़ने के लिए, वही तो पढ़ाएंगे जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। तो सर तो पैसा क्यों दिया? समझ में आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको हमेशा सेम वे ऑफ सर्विस मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी प्यार से बात होती, कभी लूटा लात गुस्सा सब देते अपन। हाँ मतलब क्या ये वे ऑफ ट्रीटमेंट है ना। आप लोग पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए जान हाजिर है, नहीं पढ़ो तुम्हारी जान भी खींच लेंगे। मम्मी पापा तो बोलते हैं सर ये मेरा बेटा है, मानो ये बेटा नहीं है, ये सामान है, आपके पास छोड़ के जाती हूँ। आपको जैसा मारना है, लात गुस्सा हाथ बेल्ट वेल्ट कुछ भी करो, मेरे बेटे को पास करो। मैं 10 मिनट सोचता ये बेटा इनका है तो मैं क्यों मारूं? ठीक है, आपका बेटा पढ़ा नहीं करा, उसमें मेरी क्या गलती? और उसमें जो माँ बाप कितने स्मार्ट है देखो, छोड़ के खुद गए, घर में विलन मेरे को बनाते हैं। अब तो तुम्हारे माँ बाप को पता भी है मेरा नाम क्या है, गब्बर। हाँ बोलता गब्बर के बाद जब सुधर जाएगा। भाई साहब नाम इज्जत ही नहीं रहा मेरा, थैंक्स टू माय वाइफ। जिंदगी में बहुत गम है, किसी का ज्यादा किसी का कम है। ठीक है चलो माय डियर नेक्स्ट वन। फर्स्ट सर्विसेज की तरफ हम लोग आ गए। फर्स्ट सर्विस, इसमें टोटल 5 सर्विसेज पढ़नी है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर करेंगे बैंक के बारे में। किसके बारे में? सुना है कभी बैंक? कितने लोगों का यहाँ पे बैंक में खाता है? काइंडली गूगल पे में। नहीं तुम्हारे पास अगर एक्सेस है तो तुम गूगल पे कर सकते हैं मेरे को। नहीं सर फीस तो भर दिया, तो भी कर, वो पिछले साल भरा था, इस साल वापस भर। हाँ तो 2023 खत्म होगा, 2024 में नया फीस लगेगा। वैसे भी गूगल पे वो पनवती है जिसके आने के बाद किसी के बैंक में पैसा नहीं टिकता। अगर हाँ सही सही, इफ यू एग्री यस तो कमेंट सेक्शन में हाँ बोलना। प्रमोशन भी जरूरी है, ठीक है। और ये बच्चे लोग, तुम लोग तो फैम पे वो चलाने वाले हो ना, फैम पे वाह। फैम मेरे को उस दिन किसी बच्चे ने इसमें पूछा फैम पे कौन चला रहा है, तो मेरे को बता। मैं बोला ये होता क्या? बोले ये तो बता। बोले सर जो बच्चे होते हैं ना, मतलब नॉर्मली बैंक में खाता किसका खुलता है? मेजर का, 18 साल के ऊपर जवानी की सीमा तय करने के बाद आपका बैंक अकाउंट खुलता है। यहाँ पे बच्चों का ही बैंक अकाउंट खुल रहा है, लिमिट 10,000 रुपया।
मम्मी से पैसा लेने का, फैम पे रखने का। मतलब सही है ये भी, मतलब गूगल पे की आदत पहले डलवा लो, तुम पहले से कंगाल थे और कंगाल हो जाओ। पहले क्या होता था, बिजनेस का ट्रांजेक्शन जब हम लोग करते थे ना, बुक वाला डिलीवरी करके गया, उसको चेक देते थे। अब बोलता सर चेक मत दो, एक काम करो, जब पैसा तब दे देना। अब मैं भी खुश, जब दे रहे मतलब 3 महीने बाद दूंगा, 2 दिन बाद कहा सर थोड़ा अर्जेंट था सर, सर समझो ना। मतलब भाई अभी है ना मेरे पास है ना डेबिट कार्ड नहीं है सर, चाहे गूगल पे भी चलेगा सर। मतलब यार ये मतलब तेरे को उस दिन चेक दे रहा था ना सर, वो चेक वेक नहीं, गूगल पे करो। मेरे हिसाब से यूपीआई पेमेंट, गूगल पे पेमेंट, फोन पे पेमेंट, पेटीएम, मोबीक्विक जैसे जितने भी पेटीएम वॉलेट जैसे जितने भी है ना, सब महापनवती इंडियंस के लिए। पैसा ही नहीं टिकता। कॉलेज का स्टूडेंट पान टपरी पे जाता है, फोन पे मार के आता है। चाय पीने जाता है, 10 रुपए की चाय, फिर से गूगल पे मारता है। अच्छा उसकी सर्विसेज अच्छी है क्या? यस सर, तुरंत पैसा जाता है, सर्विसेज आर गुड, बट बैंक का खाता नील। चलो नाउ पे अटेंशन। बैंक, व्हाट इज बैंक? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक क्या है सर? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है which deals with the deposit and advances and other related services. बैंक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें 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 हम पैसा आने और पैसा जाने, दैट इज एडवांसेस, दोनों के बारे में क्या करते हैं सर? डील करते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक कौन कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ बैंक, सबसे पहला सेंट्रल बैंक। हर देश का खुद का क्या होता है? सेंट्रल बैंक होता है ना। सेंट्रल बैंक इज अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द फाइनेंशियल सिस्टम। किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर सेंट्रल बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन माना जाता है। हर कंट्री का खुद का क्या होता है? सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया के अंदर वो सेंट्रल बैंक का जो तबका है, इंपॉर्टेंस है, वो किसको दी गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या पता है? नोट छापने का। अगर कल क्रेश घर में बैठ के नोट छापने की कोशिश करेगा तो व्हाट विल हैपन? कुछ नहीं होगा सर, फर्जी देख के आओ, डिटेल डिट्टो कॉपी बनाएगा। नहीं बेटा, पुलिस वाला पकड़ सकता है, बिकॉज नोट छापने का पूरा होलसेल अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई। अगर किसी ने गलती से भी नोट छापने की प्रक्रिया अपने घर के बेडरूम में चालू की तो उसके लिए काला चौकी का बेडरूम बुक रहेगा। अगर उसको थोड़ा सा प्रमोशन वमोशन चाहिए तो येरवड़ा वाला भी खाली है, नासिक का जेल, येरवड़ा, या तो काला किधर भी जा सकता है, लेकिन उसको कंफर्म है सरकारी आवास में। सरकारी आवास में क्या मिलेगा उसको? एक बेडरूम मिलेगा काला चौकी जैसा। बस फर्क ये रहेगा उसमें खिड़की नहीं होती है, सिर्फ एक दरवाजा होता है सलियों का। कात्या ये दरवाजा खोल दे, बस वही बोल सकते, और कुछ नहीं कर सकते। जज साहब मैंने कुछ नहीं किया, यही करना है और कुछ नहीं। जज साहब भी मुझे कर क्या रहा था? बोले नोट छाप रहा था। अच्छी बात है, आरबीआई में काम करता, नहीं सर घर पे छाप रहा था। नेक्स्ट, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है? जो बैंक में हम सबका क्या है? खाता है। सेंट्रल बैंक में किसी भी इंडिविजुअल का खाता नहीं हो सकता, कमर्शियल बैंक में हो सकता है। पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इस तरीके के अलग अलग तरीके के बैंक होती है। एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सुना है नाम, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आईसीसीआई बैंक, सिटी बैंक, ये सब क्या है? बैंक के प्रकार, ये सब कमर्शियल बैंक है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा जैसी बैंक पब्लिक बैंक के अंदर आती है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक जैसी जो बैंक है वो फॉरेन बैंक के अंदर हमें आता है। और जो आईसीसीआई बैंक, एक्सिस बैंक है, वो सब प्राइवेट बैंक के अंदर आते हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक। कौन सा बैंक है सर? कोऑपरेटिव बैंक। ये इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर में आते हैं। पहले क्या बोला? रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बट रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। रजिस्टर्ड किधर है?
इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है, बट इनको रेगुलेशन कौन करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्लियर है? अब यहाँ पे 3 तरीके की बैंक्स होती है, प्राइमरी क्रेडिट, डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट और स्टेट। प्राइमरी जो होता है वो विलेज लेवल पे काम करता है। कौन से लेवल पे? विलेज लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट वाला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और स्टेट वाला स्टेट लेवल पे काम करता है। क्लियर है क्या? कोई डाउट? नेक्स्ट आ जाओ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फर्म बैंक। क्या दिया है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ये इसका काम क्या है? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स देती है। किसको? इंडस्ट्रीज को। किसको? इंडस्ट्री को। क्या पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन। क्लियर है क्या? कौन सी इंडस्ट्री को? मीडियम और लॉन्ग टर्म या लार्ज इंडस्ट्री को। क्लियर है क्या? किसी भी इंडस्ट्री को अगर मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड चाहिए तो वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में गुहार लगा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन। फिर बात करते हैं एक्सचेंज बैंक। सर एक्सचेंज बैंक का काम क्या होता है? ध्यान दो, ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में डील करते हैं। कौन से ट्रांजैक्शन में? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में डील करते हैं। क्लियर है? फाइनेंस, उसके बाद फॉरेन ट्रेड, डिस्काउंट, बीओई, रेमिटेंसेस ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड वगैरह को आप ध्यान में देखा, मतलब यहाँ पे इनका मेन काम क्या होता है? जो फॉरेन ट्रेड, फॉरेन की कंपनियों से जो डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह जो आपका फॉरेन ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्जन करना या इंडियन रुपीस को डॉलर, यूरो, जापानीज वगैरह में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एक्सचेंज बैंक करता है। क्लियर है? फिर रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक 1975 में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 50%, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 15%, स्पॉन्सर्ड बैंक 35%। ये तीनों के कोलैबोरेशन से क्या बनता है? रीजनल रूरल बैंक। क्या बनता है? रीजनल रूरल बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना? 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और स्पॉन्सर्ड बैंक का क्या? 35। स्पॉन्सर्ड बैंक मतलब जैसे आरबीआई ने 35% पैसा लगा दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने पैसा लगा दिया, यूनियन बैंक ने लगा दिया, देना बैंक ने लगा दिया, ये सब क्या है? स्पॉन्सर्ड बैंक है। तो ये क्या करता है सर? ये बैंकिंग फैसिलिटी देते हैं। कौन से एरिया में मालूम है ना? रूरल। नाम से ही पता चलना चाहिए कौन सा बैंक? रूरल। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए रूरल बैंक आएगा। उसके बाद सेविंग बैंक। क्या बेटा? सेविंग। नाम से पता है, अगर आपके अंदर सेविंग की हैबिट को इनकरेज करना है, अब सेविंग आपकी डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, हाफ मंथली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है। तो अगर आपके अंदर सेविंग हैबिट को इंक्रीज करना है, इनकरेज करना है, तो आपको कौन से अकाउंट में खोलना है? सेविंग बैंक अकाउंट। क्लियर है? उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक। ये इन्वेस्टमेंट का काम क्या करता है? डायरेक्टली जनरल पब्लिक से डील नहीं करती है। इनका काम क्या है? पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ क्या देना? फाइनेंशियल और फाइनेंशियल एडवाइजरी देना। अगर कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है, कोई भी बैंक है, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी है, अगर इनको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एडवाइस लगेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट लगेगा, तो भाई साहब ये बैंक आपके लिए रेडी है, इन्वेस्टमेंट बैंक। ये पब्लिक से डील नहीं करती है। बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना पड़ता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करती है, ये कंपनियां जाकर उनको क्या देती है? एडवाइस और सपोर्ट देने का काम करती है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड बैंक। कौन से बैंक है सर? स्पेशलाइज्ड बैंक का काम, नाम क्या है? काम क्या मालूम है? एक्जिम और सिडबी का नाम यहाँ पर दिया, नाबार्ड। एक्जिम का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। EX मतलब एक्सपोर्ट, IM मतलब इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्टर, जो भी एक्सपोर्टर है, जो इंपोर्टर है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देता है? एक्जिम। समझा? सिडबी, सिडबी का काम क्या है? ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर द प्रमोशन एंड फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ MSME। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये
सबसे छोटे बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन और मीडियम बिजनेसमैन को जब भी पैसों की जरूरत होगी, फाइनेंशियल नीड की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो किसके पास जा सकते हैं? सिडबी के पास जा सकते हैं। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म मालूम है? नेशनल, एनए मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम में ही है एग्रीकल्चर और रूरल। तो जब भी किसी को एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वो किसके पास जाएगा सर? नाबार्ड के पास जाएगा। क्लियर है? हर बैंक के नाम के आगे उसकी स्पेसिफिकेशन क्लियरली मेंशन है। ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट में लिखा है कि नाबार्ड का मेन काम क्या है। क्लियर है क्या? हाँ है ना? अब कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ और टाइप के बैंक भी आ गए हैं, जिसमें से पहला बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये कुछ नए नए तरीके के बैंक है, न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग। पहला क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये इनका काम क्या होता है? ये निश बैंकिंग है। निश बैंकिंग मतलब सबसे लो, मतलब माइनर सेगमेंट को देखते हैं। उनको सब जगह पे हाथ पैर नहीं मारना, उनको किसी एक या दो को टारगेट करना है, उसी के हिसाब से अपना बिजनेस क्या करना है? डेवलप करना है। तो टाइप ऑफ निश बैंक इन इंडिया एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू दी, ध्यान से यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन किसको कर रहा है? टू द सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी नॉट बीइंग द सर्व बाय अदर बैंक। ऐसी बैंक जो किसी को सर्विस नहीं देती, ये बैंक उनको सर्विस देती है। फॉर एग्जाम्पल लेबर, लेबर हो गया, लेबर को 10, 15, 20 हजार का लोन चाहिए होता है। बड़ी बड़ी बैंक उनको पूछती भी नहीं है, ये बैंक जाती है, उनको जाती है 10, 15 हजार का लोन देती है। बड़ी बैंक जिनको छोड़ देती है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक उनको सर्विस देती है। क्लियर है? बस फर्क क्या है? ये उनसे अच्छा खासा ब्याज भी कमाती है, और दूसरा ये कभी भी इंडिविजुअल को लोन नहीं देती है। इसको ये ग्रुप में लोन देती है। आपने देखा होगा आपके एरिया में एक बैंक वाला आता है, 4-5 औरतें मिलकर लोन निकालती है। ये ज्यादातर वुमेन्स को टारगेट किया जाता है, ताकि वुमेन्स के अंदर सेविंग हैबिट भी जनरेट हो और उनकी क्रेडिट स्टैंडिंग भी आने वाले टाइम में बड़ी बन जाए। ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टिंग एनबीएफसी, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एमएफआई, हाँ, मल्टी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। उसके बाद लैब, ठीक है, लोकल, जिसे रामेश्वरी सहकारी पंत संस्था मर्यादित लिमिटेड लोकल एरिया का बैंक है। या तो आप देखो शिव कृपा सहकारी पंत संस्था मर्यादित लिमिटेड। ये छोटे छोटे बैंक होते हैं जो एरिया में ऑपरेट करते हैं। इनको, इनका जो ब्रांच है वो दूसरी जगह पे आपको दिखाई नहीं देगा, वो लोकल में काम करना पसंद करते हैं। कैन अप्लाई टू बिकम ए स्मॉल फाइनेंस, वो चाहे तो अपने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनका मेन मकसद क्या है? प्रोविजन, प्रोविजन ऑफ सेविंग फॉर द अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड सेक्शन। ये उनको सर्विस देना चाहते हैं जिसको लोग सर्विस नहीं देना चाहते। बड़ी बड़ी बैंक जिनको छोड़ देती है वो उनको पकड़ कर रखना चाहते हैं, है ना? बड़ी जैसे एसबीआई ये सब में अगर कोई जाएगा 15, 20, 25 हजार का लोन देने लेने के लिए, तो कोई देता है क्या? नहीं। बट स्मॉल फाइनेंस बैंक देने का काम करती है। उसके बाद सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू द स्मॉल बिजनेसेस यूनिट, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। किसी फार्मर को लोन चाहिए, आर्टिशियन को लोन चाहिए, ठीक है, तो जो छोटे छोटे काम करने वाले लेबर वगैरह उनको अगर लोन चाहिए तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करता है? उनको लोन देने का काम करता है। एंड लास्ट सेकंड पार्ट आता है पेमेंट बैंक। आपने देखा होगा पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, सुना है? इन सब ने अपना अपना क्या कर दिया? पेमेंट बैंक चालू किया है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसने लाया था मालूम है ना? आरबीआई। इनका मेन काम क्या था? जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस है, ठीक है, वो या लो इनकम पीपल है, उनको वो क्या कर सके? टारगेट। आज देखो सब
पढ़ा लिखा हो या कैसा भी इंसान हो, सबके पास गूगल पे वगैरह का आईडी तो रहता ही है। सबको पैसा, सबको बैंक से उन्होंने कनेक्ट तो कर दिया। कोई गूगल पे चलाता है, कोई फोन पे चलाता है, कोई पेटीएम चलाता है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का एप्लीकेशन तो चलाता ही है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कनेक्ट हो गए। गूगल पे कभी कभी ऑफर आता है कि आपको 3 लाख का ऑफर मिलेगा, 3 लाख का लोन मिल सकता है। भाई साहब अप्लाई कर दे, 3 लाख का लोन मिल जाता है इनको, क्योंकि वो आपके फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन थे उसको ट्रैक करते हैं। साल भर में आपने कितना पैसा लिया, कितना पैसा दिया, आपने आपने जितनी बार पैसा लिया ना उस पर भी टैक्स लगता है। मान लो आपने साल भर में 20 लाख रुपया किसी से लिया, आपको पता तो चलता नहीं है। ए भाई 50 रुपया देना, वो गूगल पे मारा। ए भाई 200 रुपया देना, उसने गूगल पे मारा। ऐसा करते करते साल भर में अगर आपने 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस कर दिया, इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है आपके नाम पे। इसलिए गूगल पे ज्यादा लोगों का पैसा घुमाना भी सही बात नहीं है, समझा। 20-25 लाख, 20 लाख के क्रॉस हो गए तो समझ जाओ आपके वांदे हो गए। इसके बाद इट कैन कैरी आउट द मोस्ट ऑफ द बैंकिंग फंक्शन। ये ऑलमोस्ट सारे के सारे बैंकिंग फंक्शन क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। लोगों को लोन देना, क्रेडिट कार्ड देना, ठीक है। दूसरा, दे कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट अप टू 1 लाख रुपीज। कितने रुपए तक का सर? 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। क्लियर है क्या? ये सब ऑनलाइन ही ऑपरेट करते हैं, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं है। पेमेंट बैंक मतलब आपके मोबाइल से सब होने वाला है। आपको आपका केवाईसी कराना, आधार कार्ड वगैरह अपडेट करना, पैन कार्ड अपडेट करना, आपका गूगल पे, फोन पे वगैरह चालू हो गया। बट ये कुछ लोगों ने अपना खुद का बैंक के आप ये डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं 1 लाख रुपए तक। कितना? 1 लाख। डेबिट कार्ड भी देते हैं, क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी आता है। तो पेमेंट बैंक का ऑप्शन क्या है? ये सिर्फ ऑनलाइन तौर पर क्या करते हैं, काम करते हैं। इनका फिजिकल प्रेजेंस होता नहीं है, ज्यादातर फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है। ठीक है, पक्का? जरा क्वेश्चन में देखो, जरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ईयर क्या दिया, जरा देखो टेक्स्ट बुक में। 1935 दिया कि 34 दिया, जरा चेक करो। 34 दिया है। और सप्लीमेंट्री बुक में चेक करो 34 है कि 35। मेरे हिसाब से 34 ही है। 34 ही राइट है, 35 राइट नहीं है। क्या होता है, कानून पास होता है 34 में, अप्लाई कब होता है? 35 में। सो 34 इज द करेक्ट आंसर। टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही आपको लिखना है, कुछ भी नया एडिशन वगैरह करना नहीं है। टेक्स्ट बुक में 34 है तो 34 ही आंसर एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। 35 वाला लिखने का नहीं, समझा? चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अब माय डियर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको इकोनॉमिक्स में भी है। सो यहां का आंसर वहां पर लिखा तो भी चलेगा, वहां का आंसर यहां पे लिखा तो भी टेंशन ही नहीं है। एक तीर से दो निशान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस मतलब कमर्शियल बैंक काम कैसे करता है? तो कमर्शियल बैंक दो तरीके से काम करता है। एक उसका प्राइमरी फंक्शन है, एक सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी मतलब मेन काम क्या है? मेन काम है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, लेंडिंग ऑफ मनी। नॉर्मली देखो क्या होता है, आपने कभी एसबीआई में गए हो पैसा ऐसा डिपॉजिट करने, बैंक वगैरह में जाते हो? अगर आप बैंक में डिपॉजिट करने के लिए जाते हो पैसा, लाइन लगा के कैशियर के पास पैसा देने का स्लिप भर के वो आपका पैसा आपके अकाउंट में डाल देता है। सिंपल सा प्रोसीजर है। दूसरा, अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप बैंक में जाकर कैशियर से पैसे ले सकते हो स्लिप भर के, या तो आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सकते हो। देयर आर टू ऑप्शंस।
पैसा डालना और निकालना ये मेन काम किसका है? बैंक का है। कि पैसा लेने का काम भी बैंक का, पैसा देने का काम भी बैंक का है। अगर कोई पैसा लेने से मना कर दे, जैसे एसबीआई वाले कभी कभी करते हैं, सब बोलते हैं एसबीआई का नाम खराब है, भाई वो करते भी वैसे ही है ना। एक बार मैं गया एसबीआई में, मेरे को कुछ कैश डिपॉजिट करने का था और मुझे पता अगर ये कैश मैंने डिपॉजिट मशीन से डाला ना 25 रुपए कटेगा। पैसा भी मेरा, कटेगा भी मेरा, पैसा भी और मेरा भी, ऐसा चलेगा नहीं ना, गलत है। तो मैं बोला नहीं, मैंने स्लिप भरा, लाइन लगाया, पैसा तो पहले मैंने लिटरली किसी को भेजा कि भाई तू पैसा डिपॉजिट, आधा घंटा लगेगा, कौन लाइन लगाएगा, तब तक मेरा आधा लेक्चर हो जाएगा। तो मैंने एक स्टूडेंट को बोला, एक स्लिप भर के दिया, वो बाजू में रहता है, गया उसने डिपॉजिट करने के लिए, कैशियर बोला मशीन में डिपॉजिट करो। उसने मेरे को कॉल किया, मैं गया, बोला तू उधर ही लाइन में रहना, मैं आ रहा हूँ। मैं गया, मैंने बोला सर ये पैसा डिपॉजिट करने के लिए आया, आपने इसको क्या बोला? बोलता मशीन में डिपॉजिट करो। मला आप लिख के दो, मशीन में डिपॉजिट करो। मैं बोला लिख के दो, मेरे को रिटर्न में चाहिए कि यू कैन नॉट एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम मी, ठीक है, आप डिपॉजिट करने के लिए मशीन को बोल रहे हो, मशीन में जाके डिपॉजिट करो। मेरे को मशीन में डिपॉजिट नहीं करने का, मेरे को इधर ही डिपॉजिट करने का, तुम मना करके दिखाओ अभी। मैं बोला सिंपल सा रूल है, यू हैव ओनली टू फंक्शंस, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड लेंडिंग द लोन। तुमसे लोन मांगने तो आया नहीं, मेरा पैसा मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करने को तुमको क्या जाता है? दूसरा, डिपॉजिट अगर मैंने मशीन से किया सो उससे मेरा 25 रुपीज भी डिडक्ट होगा। अगर यही पैसा मैं शाम को करूं ना और 25 रुपया कटे चलेगा। बैंकिंग आवर में मैं मशीन में डिपॉजिट क्यों करूं? टाइम बचेगा, इसीलिए मतलब जितना टाइम बाहर लाइन लगाऊंगा ना उससे आधे में तो इधर डिपॉजिट हो जाएगा। तो थोड़ा सा बहस हुआ, फिर मैंने बोला एक काम करो, आई डोंट वांट टू टॉक यू, कॉल मी योर मैनेजर। तो मैनेजर आया, बोला सर व्हाट हैपेंड? मैं बोला सर ये बोलता है पैसा डिपॉजिट नहीं करेगा। मैंने बोला रिटर्न में लिख के दे, बाद में मेरे को क्या करने का वो मैं देखेगा। तो मैनेजर बोलता है आपने मना किया? बोलता है हाँ सर वो डिपॉजिट मशीन चालू है ना। बोला जब बोल रहे ले लो तो ले लेना चाहिए ना, काहे बहस कर रहे हो? आपको समझ में नहीं आता पढ़ा लिखा कौन है? जो पढ़ा लिखा होता है वो ट्विटर चलाता है, सब चलाता है, एक कंप्लेंट मारेगा एसबीआई, अपने को तो पता है आरबीआई ओम्बड्समैन में डाला तो बैंक को फाइन वगैरह भी पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सो किसी भी बैंक का दो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ लोन्स। तो माय डियर, प्राइमरी फंक्शन के अंदर दो चीजें आएगी, पहला आएगा बेटा एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट और दूसरा काम है उसका ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट मतलब पैसा जमा करने के चार तरीके, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, चार तरीके से पैसे ले सकती है बैंक। पहला फिक्स्ड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट में फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट आया, डिमांड डिपॉजिट में सेविंग और करंट। बेटा सेविंग किसके लिए, करंट किसके लिए? फिक्स्ड डिपॉजिट में आपका पैसा फिक्स पीरियड के लिए क्या हो गया, जमा हो गया, यस और नो। बाकी के कंपैरिजन में फिक्स्ड डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलता है, पहला। दूसरा, रिकरिंग डिपॉजिट में आप फिक्स्ड सम ऑफ मनी, फिक्स्ड सम ऑफ मनी रेगुलर इंटरवल पर भरते हो, रेगुलर इंटरवल पर भरते हो, समझा? रेगुलर इंटरवल मतलब जैसे आपने तय कर लिया बैंक के साथ, आपने बोला हर महीने की 5 तारीख को मेरे अकाउंट में 1000 रुपया आएगा, तो आप हर महीने की 5 तारीख को 1000 रुपया आपके अकाउंट में डालते हो, इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? नॉर्मली ये जो छोटे वेंडर, छोटे बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो डेली बेसिस पे करते हैं कि डेली का 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया से डलवाते हैं।
तो रिकरिंग डिपॉजिट रेगुलर इंटरवल पे फिक्स सम ऑफ अमाउंट होता है, इंटरेस्ट भी मिलता है उस पर। सेविंग अकाउंट कौन ऑपरेट करता है बेटा? जो सैलरीड पर्सन होता है या जो सेविंग करना चाहता है वो क्या करता है? सेविंग अकाउंट ऑपरेट करता है। और करंट अकाउंट कौन ऑपरेट करता है सर? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन करंट अकाउंट को ऑपरेट करता है। क्लियर है क्या? अब फिक्स डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, रिकरिंग पे भी इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग पे भी मिलता है, करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बस फर्क क्या है? सेविंग अकाउंट में पूरे साल के कुछ 40 से 45 ट्रांजेक्शन की लिमिट है। बैंक के दरवाजे पर जाकर उतनी बार आप पैसा निकाल सकते हो, ये लिमिटेशन है। करंट अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने भी हो सकते हैं, 1000, 2000, 5000, 15000, 20000 ट्रांजेक्शन तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में एक बार पैसा दे दिया, पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर समय से पहले पैसा विड्रॉ किया तो आपके अकाउंट में से वो पैसे कटेंगे, इंटरेस्ट कटेगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके। और रिकरिंग में भी सेम नेचर ही माना जाता है। फिर आ जाओ ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। लोन देना, अब तक पैसा ले रहे थे, अब पैसा देने का काम है, तो पैसा देगा किसको? लोन के जरिए। लोन कितने तरीके का होता है सर? 3, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर, मीडियम टर्म मतलब 1 साल से लेके 5 साल, लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से ज्यादा। बैंक के पास गया, लोन के लिए अप्लाई किया, तो बैंक पूछता है ये लोन आपको कितने समय के लिए चाहिए? तो आपने बोला सर 1 साल के लिए चाहिए, तो शॉर्ट टर्म। 1 साल से 5 साल होगा तो मीडियम टर्म, और 5 साल के ऊपर होगा तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म। क्लियर है? दूसरा तरीका एडवांसेस। तो पहला होता है कैश, दूसरा ओवरड्राफ्ट, तीसरा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कैश क्रेडिट मतलब वर्किंग कैपिटल फॉर अ लॉन्गर पीरियड। वो सुना है? तब क्रेडिट कार्ड का नाम सुना है कभी? आपके खाते में 10 रुपया, खर्चा करो 1000 रुपया, तो 990 रुपया माइनस में आता है, हाँ है ना? अब सवाल पैदा होता है कि सर इसको क्या बोलेंगे? खाते में आपके कितना है? 10, खर्चा कितना कर रहे हैं? 1000 रुपया, तो 990 रुपया माइनस में गया। ये ज्यादातर कब पॉसिबल है? जब आपको कौन सी फैसिलिटी मिल रही है? ओवरड्राफ्ट। समझा? खाते में कम पैसा है तो भी आपका चेक वगैरह पास हो जाएगा, तो लेकिन ये ज्यादातर किसको मिलता है? सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है, जिसमें कम से कम जो क्रेडिट लिमिट है वो 15 दिन से लेकर 60 दिन की होती है। लेकिन नाम सुना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड? नाम सुना है क्या? क्रेडिट कार्ड वो पनवती है जिसके आने के बाद जिंदगी झंड हो जाती है, अगर आपको इस्तेमाल करने नहीं आता है तो। डिस्क्लेमर ये भी है, आपको पता होना चाहिए क्रेडिट कार्ड, आप सभी बच्चों को हिदायत देता हूं, जिंदगी में बहुत पैसा कमाओ लेकिन कभी क्रेडिट कार्ड मत लो। और अगर क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उसको यूज करना आना चाहिए। और जिंदगी में सबके पास एक क्रेडिट कार्ड तो होना चाहिए, जस्ट फॉर इमरजेंसी पर्पस। क्रेडिट कार्ड किसके लिए होना चाहिए? इमरजेंसी के लिए। मिनिमम लिमिट ऑफ 30,000 एटलीस्ट, कितना? 30,000 मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले एक चीज का ख्याल रखना, क्या पता है? उसका बिलिंग साइकिल। कौन सा साइकिल? बिलिंग। मानता चाहिए ना, तुम ऐसा हमें अपने दिमाग को ऐसा बजा लो, मेरी बातें कान में डालो और ऐसा दिमाग में स्टोर करके रख लो। क्रेडिट कार्ड वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू हैव, बट अगर इस्तेमाल करने आता है तो क्रेडिट कार्ड में जितना पैसा आपने यूज किया आपको उसका पैसा लौटाना भी पड़ता है, ये भी याद रखना। नहीं तो बिलिंग साइकिल का मतलब होता है आपका बिल 7 तारीख को जनरेट होता है, कभी 7 तारीख को, तो खर्चा कब करेगा? मैं 8 तारीख से करने का, ताकि वो 8 तारीख को किया गया खर्चा आपको अगले महीने की 7 तारीख को बिल आए, उसके बाद उसको पे कर, यानी आपको पूरा 1 महीना मिलेगा वो पैसा यूज करने के लिए, वो भी इंटरेस्ट फ्री। शायद मतलब वो कभी कभी कोई बैंक का हिडन चार्जेस वगैरह भी होता है। लेकिन अगर आपका बिलिंग साइकिल 7 तारीख है, 6 तारीख को आपने पैसा निकाला, तो उसका बिल कब आएगा? अगले दिन ही आ जाएगा। अब वो पैसा आपको 1 दिन
आपका एक ही दिन आपने यूज किया तो भी आपको उसका क्या करना, रिपे करना पड़ेगा। सो बिलिंग साइकिल एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज करने का। और जिंदगी में एक क्रेडिट कार्ड चाहिए इमरजेंसी के लिए। अटक गए, आपके पास कैश ही नहीं है, आपके जिंदगी में एक भी देव मानुस नहीं है, तब वो क्रेडिट कार्ड ही आपको बचाएगा। और महीने का 2 फ्री का टिकट भी देगा वो अलग, मूवी का। हाँ मिलता है, लोगों को पता ही नहीं होता है। हाँ महीने में 2 मूवी का टिकट फ्री होता है। मतलब फ्री मतलब ऐसा नहीं फ्री, 500 रुपए का टिकट है तो कुछ तकरीबन 250 रुपए तक तो ऑफ हो ही जाता है, तो एक ही टिकट में 2 लोग देखने का पिक्चर। फिर पेट्रोल पंप वगैरह पे भी आपको डिस्काउंट वगैरह मिलता है, सबके लिमिटेशंस अलग होते हैं। अगर आपने डीलक्स एकदम मस्त महंगा वाला क्रेडिट कार्ड खरीदा तो आपको एक फ्लाइट का टिकट भी मिलता है साल में। हाँ लाउंज एक्सेस मिलता है, 2 रुपए में खाना मिलता है एयरपोर्ट में। डिपेंड करता है आपका क्रेडिट कार्ड कौन से लिमिट वाला है, यूज करने आना चाहिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें। डेबिट कार्ड तो चल ठीक है, जैसे तुमने डाला एटीएम कार्ड आपकी औकात बता देता है। हम जाके चेक करते हैं, भाई 200 रुपए दिखा रहा है, 100 निकाल लेता हूँ। एक बार तो डेबिट कार्ड बोलता है चलना, काय का टाइम पास करा, पीछे लाइन बहुत लगी है। 150 निकलता नहीं ना, 100 ही निकलेगा। चलो ध्यान दो। नाउ मूव टू सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी मतलब इसके अलावा बैंक का क्या काम होता है, इसके अलावा बैंक का क्या काम होता है। तो बेटा पहला काम है उसका एजेंसी फंक्शन, एज एन एजेंट काम करने का, एज अ एजेंट काम करने का। तो एज एजेंट के तौर पे कैसे काम करता है वो, पीरियोडिक कलेक्शन ऑफ पेमेंट, दैट इज सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, टैक्सेस, बिल वगैरह पे करने का। जैसे मैंने मानो गूगल पे है, वहां पे ऑटो पे का ऑप्शन होता है। कौन सा पे, ऑटो पे। मेरा बिल आया 2 तारीख को, ऑटो पे वाला क्या करता है, 5 दिन बाद उसका पेमेंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट हो जाता है। इसका मतलब मैंने वहां पर क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया है कि मेरे अकाउंट से कभी भी मेरा बिल का पैसा डिडक्ट हो सकता है, अगर मेरे अकाउंट में पैसा है तो। यह डिस्क्लेमर था, इफ मेरे अकाउंट में पैसा है तो मेरा ऑटो पे डेबिट होगा, पैसा ही नहीं है तो ऐसे कुछ नहीं कर सकते बैंक वाले। हाँ बोला खुद कंगाल है, दूसरे को पैसा दे रहा है। दूसरा फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर मतलब आप अपना पैसा किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, वन बैंक टू अनदर बैंक। थर्ड आता है डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटी मार्केट, डेब्ट मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन शॉर्ट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। तो स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज में ट्रेड कर रहा है तो कौन सा अकाउंट खुलाना पड़ेगा, डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट, डीमेट अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्या है बेटा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब सिक्योरिटीज खरीदने का और सिक्योरिटी बेचने का काम। एंड लास्ट फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। परचेज एंड सेल ऑफ, मान लो आप लोग दुबई जा रहे हो तो गांधी जी तो लेके नहीं जा सकते, वहां का शेख हल अभी भी लगेगा, तो आप क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो पैसों को वहां की करेंसी में। ऐसा भी नहीं कि वहां का बेंजामिन फ्रैंकलिन लगेगा, वहां पे उसका शेख अभी भी है तो वही लगेगा। अगर अमेरिका जाओगे तो बेंजामिन को लगवाओगे, मतलब वहां पे डॉलर में कन्वर्ट होगा। इंग्लैंड जाओगे तो यूरो में कन्वर्ट होगा, जापान में जाओ तो जापानीज येन में कन्वर्ट होगा। सबकी करेंसी अलग है, तो जिस देश में जा रहे हो उसकी करेंसी में आपको कन्वर्जन करना होगा। तो वो करता कौन है सर, बैंक। हाँ उसके बाद आता है यूटिलिटी एजेंट्स। हाँ डीमटेरियलाइजेशन मतलब सिंपल सा बात समझ, तेरे पास स्टॉक है, सॉरी तेरे पास शेयर है, वो शेयर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मोबाइल में रखना है तो उसको बोलता है डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट, समझा। जिस ये नॉर्मली बैंक खुद का, जैसे आईसीसीआई, ठीक है, एक्सिस बैंक, ये सबका खुद का कोई एप्लीकेशन नहीं है।
जो शेयर मार्केट में ट्रेड करे। तो ये नॉर्मली किसी और पार्टी जैसे शेयर खान, एंजल ब्रोकिंग, नाम सुना है? सॉरी, गरीब लोग, ग्रो, ऑक्टा एफएक्स, नहीं सुना? और क्या सुनाऊं? वो बीच में तुम लोग ने एडवर्टाइजमेंट है म्यूचुअल फंड सही है .com, वैसे एक डिस्क्लेमर आता है ना, बाजार में निवेश जोखिमों का अधीन है। बाजार में निवेश करने से सभी दस्तावेजों को जांच पड़ताल से पढ़ ले, है ना? तो ये सब डिस्क्लेमर जिधर आता समझ जाना वो किसी न किसी तरीके के एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो एप्लीकेशन पे आप क्या करते हो, अकाउंट खोलोगे ना, तो वो डीमेट अकाउंट है, वो डीमेट अकाउंट में आपने शेयर खरीद और बेच सकते हो, उसको डीमेट अकाउंट बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ यूटिलिटी फंक्शन। अब यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? देखो, ये जो फंक्शंस है ना, ये फंक्शंस ये बैंक आपको देने के लिए रेडी है। यूटिलिटी फंक्शन आप बैंक से लेने के लिए रेडी हो। ध्यान दो, वापस क्या, बैंक आपको जो सर्विस दे रहा है वो एजेंसी फंक्शन है, आप खुद उससे मांग रहे हो, ये यूटिलिटी फंक्शन है। जैसे चेक या डिमांड ड्राफ्ट कलेक्ट करना, जैसे कॉलेज वाले बोलते हैं ना फीस लेके आओ, तो वो डिमांड ड्राफ्ट मांगते हैं। तो आप बैंक में जाते हो, लाइन लगाते हो, पैसा देते हो, 50 रुपए एक्स्ट्रा, वो आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठाता है, आपका डिमांड ड्राफ्ट बना कर देता है। वो क्या है? यूटिलिटी फंक्शन है। फिर गिफ्ट चेक। गिफ्ट चेक में क्या होता है? आपने जीता है पूरे 50 करोड़ रुपए, ठीक है, चेक होता तो इतना ही है, लेकिन बड़ा सा एक चेक बना के देते मालूम है? कौन बनेगा करोड़पति में? इंडियन आइडल में जो हार जाता है उसको भी चेक मिलता है, जो जीत जाता है उसको भी मिलता है। फिर मैन ऑफ द मैच में, मैन ऑफ द सीरीज में वो मिलता है ना, बड़ा बड़ा सा चेक मिलता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिया 5 लाख रुपए मिलेंगे। वाह रे वाह। अब सोचते चेक डालना कहाँ है बेटा? उसके उस चेक के पीछे ना एक एनवेलप लगा रहता है, उस एनवेलप में असली चेक होता है जो दिखता। हाँ। फिर लॉकर फैसिलिटी, जिसके घर में बहुत ज्यादा धन है सोना में, वो क्या करता है? लॉकर फैसिलिटी लेता है। ठीक है, अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वैल्यूएबल्स है, सोना चांदी है, उसको अगर बैंक में रखना है तो आप लॉकर फैसिलिटी ले सकते हैं। फिर गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड या मॉर्गेजिंग ऑफ गोल्ड, जैसे एसबीआई वगैरह ने भी चालू किया है कि अगर आपके पास गोल्ड वगैरह पड़ा है तो आप हमारे पास गिरवी रखो, हम आपको क्या देंगे? पैसा। जब घर में पड़ा हो सोना तब काहे का रोना, तो सब चालू कर दो, बोले अच्छा सोना पड़ा, लाओ दार हमको दे दो। फिर आ जाओ अंडर राइटिंग ऑफ सर्विसेज। अंडर राइटर वो बंदा होता है जो गारंटी लेता है कि इफ नोबडी विल गोइंग टू बाय योर शेयर्स, आई विल गोइंग टू बाय। तो बैंक इज ट्रीटेड एज अ गारंटर ऑफ द शेयर्स, उसको बोलते हैं अंडर राइटर। फिर आ जाओ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मार्केट में किसी भी तरीके की गवर्नमेंट की न्यूज रिलेटेड आती है इंफॉर्मेशन, है ना, तो वो सारी चीजें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में काम आती है। क्लियर है? एक तुम लोग डिमोनेटाइजेशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी के टाइम पे तुम लोग ने देखा होगा अप स्टॉक्स, एडवर्टाइजमेंट तो रोज ही आता है उसका, सुना है कि नहीं? तुम लोग मतलब टीवी नहीं देखते, तुम लोग इंस्टाग्राम वाले रे बर्बाद। हाँ, तुम लोग अभी छोटे बच्चे हो ना, तुम लोग खाली रील्स ही देखते हो। हाँ, बाकी और कुछ तुमको तुमको अगर कोई बोले ना कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो तुम लोग नाम बता दोगे, ठीक है, क्योंकि वो भी छोटे छोटे शॉर्ट्स में आ जाते हैं। और अभी तो कुछ नया ही स्वैग निकला है, मोदी जी की आवाज को लेते हैं, उसको एआई में डालते हैं और उसके बाद एक गाना गवा के पीछे डाल दिया। मैंने वो देखा एनिमल का वो गाना, सारी दुनिया जला देंगे, भाई साहब वो देखते हो इतना हंसने लगा ना, पूछो मत। मैं तो ये सोचता हूँ
कि कभी कभी मोदी जी अगर खुद का मोबाइल अगर चलाते होंगे मान लो, और गलती से वो यूट्यूब पे आते होंगे, तो वो भी सोचता है ये क्या बवासीर किया रे लोग ने मेरे नाम का। मतलब मैं इतना सज्जन व्यक्ति देश के विकास के बारे में सोच रहा हूं, ये मेरा विकास कर रहे हैं। बोले ये तो जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं होगा, ये मेरे बारे में ये सोचते हैं। चलो माय डियर, नेक्स्ट ई बैंकिंग सर्विसेज। ई बैंकिंग सर्विसेज, ई बैंकिंग सर्विसेज में क्या आता है? सबसे पहले एटीएम है ना, जाने का, खुद का डेबिट कार्ड लेके जाने का, पैसा ऐसा डालने का, फिर उसमें पिन बोलेगा, जो जो इंफॉर्मेशन बोलेगा वो सब डालने का, और वहां से 24/7 आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। बस कंडीशन एक होनी चाहिए, आपके खाते में पैसा होना चाहिए। और अपन तो इतने गरीब है, मैंने क्या बोला, गूगल पे वो गरीब बना के छोड़ेगा अपने को। डेबिट कार्ड है ना, ये भी सेम वही काम करता है। अभी तो डेबिट कम एटीएम कम डेबिट कार्ड आता है। ये क्या करता है, इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल पैसा निकालने के लिए भी किया जा सकता है, या ऑनलाइन शॉपिंग, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाकर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो, बस फर्क क्या है, यहाँ पे जो पैसा आपको मिलेगा वो उधारी का पैसा होगा, खुद का पैसा नहीं होगा। वो पैसा आप इस्तेमाल करो, बाद में उसको रिपे करो विथ इंटरेस्ट, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अमाउंट इज टू बी पेड आफ्टर द बिल इज जनरेटेड ऑन द बिलिंग डेट। बिल बनने के बाद ही आप उसका पैसा दे सकते हो। क्लियर है क्या? उसके बाद आता है एनईएफटी। एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगर आप अपने बैंक के खाते से किसी और को पैसा भेजना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अपने बैंक में जाकर एनईएफटी करोगे। क्या करोगे? बट इट टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग अ वर्किंग डे आवर्स। उसका समय होता है कि सुबह 9 बजे एनईएफटी करना है, 11 बजे करना है, 15 टाइमिंग होता है, 15 मतलब 3 बजे करना है, क्योंकि बैंकिंग 24 आवर्स के हिसाब से चलता है। सुबह 9, 12, 15, 18 ऐसा वो टाइमिंग के हिसाब से एनईएफटी होता है। ठीक है। उसके बाद आता है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अभी पैसा भेजा मैंने, अभी पैसा अब भी जाना चाहिए, उसको बोलते हैं रियल टाइम। मिनिमम 2 लाख रुपीस। मिनिमम कितना? 2 लाख के अंदर करना है तो क्या करने का? एनईएफटी। 2 लाख के ऊपर करना है तो आरटीजीएस। फिर आता है नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, जो हम लोग मोबाइल के एप्लीकेशन के द्वारा करते हैं। हर बैंक का खुद का क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, उसके थ्रू जो आप करते हो नेट बैंकिंग, इंटरनेट वेबसाइट के जरिए करते हो, उसको बोलते हैं नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग। और लास्ट होता है आईएमपीएस। ठीक है, ये इंस्टेंटली मनी ट्रांसफर होता है, जैसे गूगल पे वगैरह से आप खुद करते हो ना, तुरंत इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे तुरंत आपका पैसा एक खाते से निकलता है, दूसरे खाते में तुरंत पहुंच जाता है। वो आईएमपीएस में आता है, यूपीआई आईडी वगैरह जैसा लगता है वैसा। ठीक है, डिफिकल्टी है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? हाँ है ना। फर्स्ट पार्ट अपना बैंकिंग वाला पार्ट सबसे बड़ा है, उसी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, समझा? फिर बात करते हैं इंश्योरेंस। सर व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। सर ये इंश्योरर कौन होता है? इंश्योर्ड। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योर्ड मतलब अ पर्सन हु टेक्स द इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इंश्योरर होती है, और जो कंपनी जिस बंदे का इंश्योरेंस लेने के लिए फोर्स करती है, जिसका इंश्योरेंस करवाती है, वो हो गया पर्सन को बोलेंगे इंश्योर्ड। दो चीजें समझी, इंश्योरर और इंश्योर्ड। वेयर द इंश्योरर एग्रीज टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस। यानी अगर
पर्सन को किसी भी तरीके का नुकसान होता है तो वो टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी रेडी टू कंपेंसेट, कंपेंसेट मतलब नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार रहता है। क्लियर है क्या? वापस से बोल रहा हूं, दो चीजें समझो। पहला, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू थिंग्स, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू थिंग्स, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। जो इंश्योरर होता है, इंश्योर्ड दो लोग हैं, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड मतलब पब्लिक जिसका आप इंश्योरेंस ले रहे हो। तो अगर इस इंसान का कुछ भी नुकसान हो गया तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको क्या करेगा सर? कंपेंसेशन देगा, कंपेंसेट करके देगा। डिफिकल्टी है क्या? पक्का श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। अब ना प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, पहला क्या दिया बेटा? प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। व्हाट इज मिटिगेशन ऑफ लॉस? ध्यान से सुनो। मानो एक कंपनी है रिलायंस मॉल, क्या बोला मैंने? सिर्फ बोला मानो। रिलायंस मॉल के अंदर मानो आग लग गई। क्या लग गए? आग। अब वहां के जितने भी लोग हैं, रिलायंस मॉल के जितने भी लोग हैं, वो क्या कोशिश करेंगे? आग बुझाने की कोशिश करेंगे। क्यों? वो बोलेंगे आग लग रही है ना, लगने दो, इंश्योरेंस लिया अपन ने। ऐसा होता है क्या? कोई अपनी आंखों के सामने आग लगते हुए देख सकता है क्या? नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो हर इंसान क्या चाहता है? लॉस को रिकवर करना चाहता है। यह काम किसने करना है? इंश्योरेंस कंपनी करेगी कि इंश्योर्ड करेगा? इंश्योर्ड करेगा। अब वो अपना सामान वामान बचाने की कोशिश कर रहा है। उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी जब आएगी और देखेगी यार नुकसान तो हुआ है, तो वो बोलेगी यार इसको तो 200 करोड़ रुपया देना है मेरे को, तो वो सोचेगी पैसा कैसे बचाया जाए। तो इंश्योरेंस कंपनी ट्राइंग टू मिनिमाइज द लॉस, अपने लॉस को क्या करना चाहता है? वो मिनिमाइज। एक एग्जांपल, उसने बोला मॉल को है ना गिराकर नया बनाने में 400 करोड़ का खर्चा है। कितना है ना? मैंने गारंटी लिया था कि इसका मॉल में कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो हम क्या करेंगे? लॉस को कंपेंसेट करके देंगे। पूरा मॉल जल के खाक हो चुका है। अब इसको वापस से बनाने में 400 करोड़ का खर्चा लगेगा। कितना? बोले यार बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, मजाक मजाक में बहुत खर्चा हो रहा है। अब दूसरा उन्होंने बोला इंटीरियर डिजाइनर को बोला, बोला एक ऐसा सा हालत है, इसको एस्टिमेट का इसको नया जैसे बना के दे सकते। बोला कर सकते हैं। बोला कितना खर्चा आ रहा? 200 करोड़ का। 400 अच्छा है कि 200 अच्छा है? 200। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगे रिलायंस मॉल के मालिक को? सर हमने आपको वादा किया था ना, हम आपको आपका मॉल अगले 6 महीने में रेडी करके देंगे एकदम पहले जैसा। अब रिलायंस मॉल का मालिक क्या बोलेगा? वो तेरी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम। अब वो तू 400 करोड़ लगा कि 200, वो तेरा प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया? अपना लॉस मिनिमाइज किया। अपना लॉस क्या किया? मिनिमाइज। एवरीवन ट्राइज टू मिटिगेट द लॉस। हर लोग चाहते हैं कि उसका लॉस क्या हो? कम से कम हो। यस और नो? सब चाहते हो ना? घर में आग लगी तो क्या सब आग कहां से बढ़ सकती है उसको पहले हटाओ। मानो दरवाजे पे आग लगी तो पहले एक सिलेंडर को बाहर लेके जाओ, नहीं तो पूरा घर आग बुझ। बेटा दिया बाहर ही लगाया था ना, तो अगर दिया बाहर बैठा ना कोई कैच करने वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब दोनों पार्टी को एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए बेटा? भरोसा। इंश्योरेंस कंपनी अपनी कंपनी की सारी जानकारी कंपनी के जो इंश्योर्ड है उसको देना चाहिए, और इंश्योर्ड अपने बारे में सब कुछ जानकारी किसको दे? इंश्योरेंस कंपनी को। दोनों को पता रहना चाहिए। भाई हम दोनों कसम खाते हैं कि मैं जो यहाँ पे कहूंगा वो सारी जानकारी सही होगी, इंश्योरेंस कंपनी वाला बोलेगा मैं भी सारी जानकारी सही दूंगा, तो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? अपन भरोसा कर रहे हैं, हाँ है ना?
अटमोस्ट गुड फेथ, मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं चाहिए, तेरे को मेरे पे। अगर मान लो पर्सन ने कोई जानकारी गलत दिया, पर्सन ने कोई जानकारी क्या दिया, गलत दिया, और उसकी जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं हूं, ठीक है, मानो बोला, मानो मैंने मेरी जिंदगी का लाइफ इंश्योरेंस लिया, तो LIC को बुलाऊंगा, LIC कंपनी है जो मेरा इंश्योरेंस ले रही है, और मैं क्या होगा, वो व्यक्ति जिसका इंश्योरेंस हो रहा है। अब एग्रीमेंट साइन होगा, प्रपोजल साइन होगा, वो मुझे प्रपोजल देगा, मैं उस पर साइन करके रिटर्न करूंगा, हाँ मैं एग्री करता हूं, मैं अपनी सारी जानकारी जो बता रहा हूं सब सही सही है। उसमें एक कॉलम था, आर यू स्मोकिंग। अब जरा ध्यान दो, मानो बोला यस और नो लिखा है, मैं यस पे करना चाहता, लेकिन मेरी वाइफ ने बोला नो करो, नो करो, मैंने नो कर दिया, जानकारी छुपाया, ठीक है। खुदा न खास्ता आने वाले समय में अगर मुझे कुछ हो जाता है और उसका रीजन स्मोकिंग निकला, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कोई भी रुपए नहीं देगी, क्योंकि मैंने वहां पर सच छुपाया है। समझा? बोले कि मैं तो तुम पे भरोसा है, तुम यस लिखते तो तुम्हारा सिर्फ प्रीमियम बढ़ता था, लेकिन लॉस तो मिलता था। समझा? तो अगर आप वहां पे इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है पता है? एक तो एज, दूसरा दी गई जानकारी, आर यू ड्रिंकिंग, यस, आर यू स्मोकिंग, यस, डू यू हैव लंग डिसीज, यस। जितना यस करोगे ना उस हिसाब से प्रीमियम बढ़ते जाता है, मतलब इसके मरने के चांसेस ज्यादा है, तो कमाने के चांसेस हमारे कम है, तो क्या करो, प्रीमियम बढ़ाओ। 100 लोगों का इंश्योरेंस होगा तो एक ही मरेगा ना, बाकी 99 का पैसा जेब में। फिर आ जाओ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। आफ्टर द इंश्योर्ड इज कंपेंसेटेड, आफ्टर द इंश्योर्ड इज compensated for the loss due to the damage of the property insured, then the right of the ownership of such property passes on to the insurer. Example, मानो मेरी बाइक है, मैंने उसका लिया इंश्योरेंस है, हर बाइक का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, हर 4 व्हीलर का इंश्योरेंस लेना पड़ता है, और वो बाइक चोरी हो गई, मैंने कंप्लेंट कराया, कंप्लेंट कराने के बाद उसका FIR कॉपी वगैरह जो भी है सब आया मेरे पास, मैंने इंश्योरेंस कंपनी में गुहार लगाई, मैंने वहां पर उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा गाड़ी क्या हो गया, चोरी हो गया है। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला ठीक है सर, हम आपको आपका पैसा दे देते हैं, उसने मुझे मेरा पैसा दे दिया, खत्म। अब 3 महीने बाद मेरी गाड़ी मिल गई, अब उस गाड़ी का मालिक कौन? उस गाड़ी का मालिक होगा मेरा इंश्योरेंस कंपनी, मैं नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा लॉस मुझे मिल गया है ना, तो मेरे लॉस का कंपेंसेशन होने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी, अब उसका मालिक कौन बन जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। पता चलेगा ना भैया, उसमें वो पुलिस वाला थोड़ी ना वो लिख के रखेगा ना, हाइपोथिकेशन किसके पास है, वैसा पता चलता है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है बेटा? आपका अभी ये प्रॉपर्टी का मैंने इंश्योरेंस कराया, तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? ये प्रॉपर्टी है। मैंने मेरी जिंदगी का इंश्योरेंस कराया, तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? मेरी जिंदगी है, हाँ ना। मैंने मरीन इंश्योरेंस सुना, मरीन इंश्योरेंस पानी के जहाज का इंश्योरेंस होता है, तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? मरीन, यानी पानी किस खतरे से लड़ना है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाते हैं, मुझे पता रोज गाड़ी से ट्रैवल करना, कभी भी एक्सीडेंट होगा तो मेरी जिंदगी बेकार हो सकती है, मेरे घर वाले आबाद हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए लोग एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराता है। आपको पता है आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? जिस चीज को इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है आप उसी का इंश्योरेंस करवाते हो, सही? क्या मैं क्रिश का इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्रिश का इंश्योरेंस करा सकता हूं? नहीं, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कंपनी अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाती है, सुना है? कंपनी अपने एम्प्लॉय का, क्योंकि वो एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो कंपनी का अपने एम्प्लॉय में क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इसलिए वो एम्प्लॉय राह चलते किसी को भी उठा के बोलेंगे क्या भाई तेरा इंश्योरेंस में करा था? नहीं, तेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को। सो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट डिफाइन होना चाहिए।
फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। इंश्योरर अश्योर्स द इंडेमिनिफाई द इंश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ लॉस। अरे अगर आपको कोई नुकसान हो गया तो उसका कंपेंसेशन मैं दूंगा, मैं मतलब कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा होता, आप किसी के लाइफ इंश्योरेंस में जो इंसान मर गया उसकी फैमिली वाले को उसका कंपेंसेशन अमाउंट मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा क्या? नहीं। अरे कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना है वो। अरे बाइक जल के खाक हो गए तो बाइक की वैल्यू लाख रुपया है और आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया और उसमें कहा गया कि किसी के मरने के बाद आपकी जो जिसकी जैसे मेरा है, मेरे इंश्योरेंस लेने के बाद उसमें लिखा जाएगा। अच्छा, इंश्योरेंस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपकी जिंदगी की वैल्यू कब पता चलती पता है? जब आप LIC के एजेंट के साथ बैठते हो। वो क्या कहता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मेरा LIC वाला ना इमरान भाई बोलते हैं अपन उनको, ठीक है, वो भाई है ना भाई, बहुत जेन्युइन बंदा है। उनके साथ में बैठ गया तो मुझे समझ में आता मेरी जिंदगी की क्या वैल्यू है। मैं कहता आशीष तू ज्यादा टेंशन मत ले, इतना इतना प्रीमियम आएगा और एक्सीडेंट पे इतना मिलेगा, मरने के बाद इतना मिलेगा। हर इंश्योरेंस एजेंट ऐसे ही होता है बेटा, गलती उनकी नहीं है, वो लिख के रखता है, मतलब वो उनके पास लिखा हुआ होता है सारी चीज, वो कंपनी के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, वो गलत नहीं है अपनी जगह पे, है ना। बट आपकी जिंदगी की क्या वैल्यू है वो पता चलती है कब, जितने का प्रीमियम भरते हो। अगर आपने प्रीमियम कम भरा है तो आपका जो सम एश्योर्ड है वो भी कम आएगा, अगर आपने प्रीमियम ज्यादा भरा है तो आपका सम एश्योर्ड क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आपके लिए क्या करती है, मैटर करती है, समझा। तो आपके सम एश्योर्ड के ऊपर पूरा का पूरा गेम डिपेंड होता है। क्लियर है क्या? उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। मान लो कोई एक बंदा रहता है जो एक से ज्यादा कंपनी में क्या करता है, बिजनेस ओन करता है। अब वो चाहता है कि मेरी कंपनी का क्या लिया जाए, इंश्योरेंस। अब वो क्या चाहता है, उसने रिलायंस से भी इंश्योरेंस लिया, ICICI से भी इंश्योरेंस लिया, एक्सिस से भी लिया, उसने 3 जगह से इंश्योरेंस लिया है और सब जगह पे सेम वैल्यू, 3 जगह पे प्रीमियम भर रहा है। लॉस तो एक ही बार होगा, तो तीनों से पैसा वसूल करेगा? नहीं, यहाँ पे तीनों कंपनियां बैठेगी और बोलेगी इसका लॉस ये ना, तीनों अपने अपने प्रीमियम के हिसाब से उसका लॉस कंट्रीब्यूट करके देगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसा मत समझो कि तीनों से वसूली होगी, किसी एक आपका जितना लॉस है वो तीनों मिलकर कंट्रीब्यूट करने वाले, अकेला कंट्रीब्यूट होने वाला नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। मैंने एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी लिया है और मेरा लाइफ इंश्योरेंस भी है, ठीक है, और मेरा फायर इंश्योरेंस भी है। तीनों चीजें मैंने मान लो एक साथ लिया है। ऐसा होता है ना कभी कभी किसी प्रॉपर्टी का आपने फायर इंश्योरेंस लिया और एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, एक प्रॉपर्टी के 2 इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट और फायर। तो आपकी प्रॉपर्टी में लॉस कैसे हुआ, फायर के वजह से हुआ तो फायर इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा, और अगर प्रॉपर्टी में लॉस किसी और रीजन के वजह से हुआ है तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा। यानी लॉस का जो रीजन है वो सबसे नियरेस्ट जो होगा उसका वो क्लॉज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। क्लियर है क्या? हाँ है ना। प्रिंसिपल इंश्योरेंस और बैंकिंग वाला अपन ने पार्ट कवर कर दिया। रिस्क ऑफ कंटीजेंट का मतलब, रिस्क ऑफ कंटीजेंट आया, रिस्क ऑफ कंटीजेंट मतलब ऐसा इवेंट जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्शन मतलब समझते हो, आपकी जिंदगी में कब क्या हो जाए आप बता सकते हो क्या? नहीं। तो अनफॉर्चुनेट इवेंट आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं रिस्क ऑफ कंटीजेंट। और ये रिस्क ऑफ कंटीजेंट से बचने के लिए ही आप क्या करते हो, इंश्योरेंस लेते हो। इंश्योरेंस के लिए इंश्योर्ड हर महीने रेगुलर पीरियड पर क्या देता है, प्रीमियम। क्या देता है, प्रीमियम। और जब लॉस होता है तो आपको बदले में क्या मिलता है, कंपेंसेशन मिलता है। क्या मिलता है, कंपेंसेशन। क्लियर है क्या? इसके आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। डिफिकल्टी है क्या? श्योर, कॉन्फिडेंस?